सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर आपको नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र के जो चुनाव के नतीजे हैं, जिस तरीके से ओपिनियन मेकर बता रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला। मतदाता जैसा आपने बोला कि वो तय करेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो टैगलाइन है, बटेंगे तो कटेंगे, इस समय लोगों के दिमागों में एकदम बस चुकी है। उसको लोग काफ़ी मतलब अहमियत दे रहे हैं। तो चीज़ों को वो उस तरीके से सोचेंगे सर? देखिए, ये बात आई कहाँ से है, हमें उसके मूल में जाना पड़ेगा और ये बात लोगों को वो समझा क्यों रहे हैं। वैसे तो दशकों और सदियों का अगर हम घटनाक्रम खंगालेंगे तो हमें इसे समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मुगल काल में भी जो आक्रांता आए थे, बार-बार जिन्होंने भारत की अस्मिता पर आक्रमण किए थे और जो हमारी सॉइल थी, जो हमारी आत्मा थी, उसको छिन्न-भिन्न करने की कोशिश की। और जब मैं आत्मा की बात करता हूँ, सॉइल की बात करता हूँ, तो मानव बॉडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति की जो पहचान है, जो हमारे पूजा स्थल हैं, उन पर उन्होंने जिस तरीके से बार-बार आक्रमण किया, उनको जिस तरीके से ध्वस्त किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारे पूजा स्थल हैं, जो हमारे धर्म स्थल हैं, वहाँ पर कोटि-कोटि हिंदू जो है वो आता-जाता है, बैठकें करता है, एक-दूसरे के सुख-दुख जानता है, समझता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है। समाज के सामने और देश के सामने चुनौतियाँ किस तरह की हैं, उनको डिस्कस भी करता है और फिर उनसे निपटने के लिए तैयारियां भी करता है। तो और वहीं पर चूंकि बहुत सारे जो सक्षम लोग थे, आकर के पूजा अर्चना के साथ-साथ आर्थिक मदद भी करते थे और वो जो आर्थिक मदद आती थी, उससे फिर स्कूल भी चलते थे, जो स्वास्थ्य केंद्र थे, उनकी भी स्थापना होती थी, जो गरीब-गुरबा लोग हुआ करते थे, उनकी कन्याओं की अगर शादी है या दूसरे काज हैं, तो उसमें भी मदद हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हो जाते थे। तो उनके निशाने पर वो धर्म स्थल थे। यानी हमारी संस्कृति पर, जिसको मैं सॉइल कह रहा हूँ, आत्मा कह रहा हूँ, जी। उस पर उनका आक्रमण होता था। और अगर उस समय भी हिंदू डरा हुआ नहीं होता, बटा हुआ नहीं होता, विभाजित नहीं होता, तो मुकाबला करता, खड़ा हो जाता, उनको घुसने नहीं देता। क्योंकि आपके घर में कोई तभी घुसता है जब आपकी कोई कमजोरी होती है। 1967 में आकर के अगर हम पूरा राजनीतिक घटनाक्रम खंगालें, देखें, तो जो कांग्रेस की साजिशें थी, वो पहली बार विफल हुई जब कई राज्यों में संविध सरकारें बनी, कांग्रेस की सरकारें टूट गई। उसके बाद का दौर जो है, अगले 20 साल का, 30 साल का दौर उथल-पुथल वाला रहा। कभी-कभी बीच में पूर्ण बहुमत वाली सरकारें बनी, लेकिन ज्यादातर गठबंधन सरकारें चली। इधर जब ये मंडल और कमंडल वाली राजनीति चली थी 90 के दशक में, उस समय ध्रुवीकरण हुआ। हिंदुओं को ये अक्ल आई कि हम क्यों लुटते पिटते रहे, क्यों हमें बांट करके ये लोग राज करते रहे, और जो हमारी आस्था के केंद्र थे, उनका भी किस तरीके से उन्होंने निरादर किया। एक ही तो मांग थी कि भाई जो हमारे आराध्य देव हैं, भगवान राम, और जहां उन्होंने जन्म लिया था, वहां पर उनका एक भव्य स्थान बना दिया जाए, ताकि वो जो डेरे तंबू में हैं, बरसात में, गर्मी में, जाड़े में, वो वहां पर टाट पट्टी में जो है वो स्थापित हैं, वो अपने घर में चले जाएं, भव्य महल में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं। उसको रोकने के लिए भी
वकीलों की फौज जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ी की गई और इसको लिंगर ऑन किया गया, टाला गया, यानी हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया गया। और इसके पीछे कौन था ये किसी से दबा छिपा नहीं है। और वही काम तो अब हो रहा है। 2014 और 2019 में हिंदुओं की एकजुटता की वजह से ही पूर्ण बहुमत वाली सरकारें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी थी। लेकिन 2024 से पहले जब इन्होंने देखा कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार भी हो गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है और पूरे देश का हिंदू एकजुट दिखाई दे रहा है, तो फिर वही साजिशें रची गई, यानी हिंदुओं को जात पात में विभाजित करो, उनमें फूट डालो। और वो 2024 के चुनाव में बहुत हद तक इसमें सफल हो भी गए। तो अभी अगर जो बांग्लादेश की घटनाएं हुई हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां जिस तरह की क्रूरता हुई है, बर्बरता हुई है, उनकी माँ बहन बेटियों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया, उनकी दुकानें, उनके घर, उनके कारोबार को नष्ट भ्रष्ट किया गया, बहुत सारे हिंदुओं को काट करके चौराहों पर लटका दिया गया। उस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ ने अगस्त के आखिर में आगरा के एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि भाई अगर बांग्लादेश की घटनाओं से सबक लेना है तो विभाजित मत रहिए, कमजोर मत रहिए, बटे हुए मत रहिए। अगर बटोगे तो कटोगे। उनको भी संभवतः इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा बीज मूल मंत्र बन जाएगा, एक ऐसा प्रेरक मूल मंत्र बन जाएगा कि पूरे कोटि कोटि हिंदुओं को एकजुट कर देगा। और जो जातियों में बट गए थे दुष्प्रचार की वजह से कि साहब संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, तरह तरह की बातें कही गई, ये तो जनगणना का भी विरोध करते हैं, तमाम तरह की बातें कह करके हिंदुओं को बांटने की साजिश रची गई थी। अब हमें हरियाणा का जो नतीजा आया है उससे इस बात का एहसास हो रहा है कि हिंदू फिर से एकजुट हो रहा है। और यही चीजें झारखंड में भी आगे चली हैं, बढ़ी हैं। महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि वहां से भी जमीन से जो सूचनाएं मिल रही हैं, ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि नीचे स्तर तक, यानी गांव गली मोहल्लों तक ये चीजें पहुंच गई हैं। कहीं किसी से बात करो तो वो अब यही बात कहते हैं कि हम बटेंगे नहीं, बटेंगे तो हम कटेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। यानी एक उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक बालक जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है आजकल, उसकी बात अगर आज महाराष्ट्र के दूर दराज के किसी छोटे छोटे गांव में, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में उनकी चर्चा हो रही है और उनका जो सूत्र वाक्य है उसको लोगों ने अंगीकार कर लिया है, इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर फिर से एक जन जागरण का अभियान शुरू हुआ है। और यही वजह है कि जो विरोधी हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय एक दुष्प्रचार किया था, फिर से बांटने की साजिश रची थी, उनमें अब घबराहट दिखाई दे रही है। तो ऐसे में वो गाली गलौज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बदजुबानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बद दुआएं नहीं देंगे तो क्या करेंगे, वही सब हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपने बहुत बड़ी बात की है और इस समय सोशल मीडिया पर तमाम महाराष्ट्र के इंटीरियर में जाकर के जो लोग हैं, मतलब जो गांव देहात के लोग हैं, वहां पर मंदिरों में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। वो ये नहीं बात कर रहे कि किस नेता ने क्या भाषण किया है, बिल्कुल वो उस टैगलाइन पर बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन ये भी बात आप समझ रहे होंगे, चूंकि आप राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। बीजेपी के ही कुछ सहयोगी चेहरे योगी की इस टैगलाइन से घबराए हुए हैं और देखिए पूरा इकोसिस्टम भी परेशान है। आपने देखा पिछले दिनों
अजीत पवार ने भी इस टैगलाइन को लेकर के कमेंट किया था। इसके बाद फिर 2-3 और चीजें सामने आती हैं। उसमें आपके ये पंकजा मुंडे हैं, इनका भी एक बयान पढ़ने को मिला। तो ये सब क्या शो करते हैं? मतलब योगी जी का जो ये बीज मंत्र है, किस तरीके से ये लोग ले रहे हैं? हमें ये समझना पड़ेगा कि इनका बेस कहाँ है और इन्होंने इस तरह के बयान क्यों दिए हैं, यानी पोस्चरिंग क्यों ली है उस बयान पर। पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी है, छोटी जी। बेटी प्रीतम है। पंकजा बीड़ से आती है। बीड़ महाराष्ट्र में ऐसा इलाका है जहां करीब करीब कुछ क्षेत्रों में तो 40% तक मुस्लिम आबादी है। जो अशोक चौहान का बयान आया था, तो अशोक चौहान नांदेड़ से आते हैं, इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, तो वहां भी काफी मुस्लिम आबादी है। यानी इनका जो अतीत है और जो इनकी भौगोलिक और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो उनको इस तरह के बयान देने के लिए और पोस्चरिंग के लिए मजबूर करते हुए दिखाई दे रही है। अजीत पवार की जहां तक बात है, तो देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि ये अजीत पवार की जो कुल पॉलिटिकल लाइफ है, वो ऐसी राजनीतिक जमात और विचारधारा के लोगों के साथ ही आगे बढ़ी है जो मोस्टली हिंदू विरोधी राजनीति करते रहे हैं। और अगर हम इसकी महायुति की बात करें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी है और अजित पवार की पार्टी है, तो इन तीनों दलों में भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर लड़ रही है महाराष्ट्र में। उसने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी 87 सीटों पर लड़ रही है, उन्होंने एक मुस्लिम को टिकट दिया है। अजित पवार की पार्टी 55 सीटों पर 56 सीटों पर लड़ रही है, 4 मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं। इसका मतलब यह है कि मुस्लिमों को तुष्ट और संतुष्ट करना या उनको खुश बनाए रखना उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की या संघ प्रमुख मोहन भागवत की नहीं, देवेंद्र फडणवीस की नहीं। तो वो अपनी जगह ठीक हैं और ये अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। बस इकोसिस्टम ने इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाया, इसमें छोंक लगाने की कोशिश की, ताकि ये एक मैसेज चला जाए कि साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की भी एक नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, वो भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान से ना इत्तेफाकी रखते हैं और उनके खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी है, बढ़ाएगी। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।